चलिए आगे एक और सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हमारा वो रह जाएगा डिस्क्लोजर नोट। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। इसने हमें ये कुछ ट्रांजेक्शन गिवन किए हैं, हमने इसके लिए क्या करनी है, ये जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने प्लांट को खरीदा उस दिन से लेके जिस दिन तक हमारा ईयर एंड है उस दिन तक की हमने करनी है। कहते हैं शहजाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर रुपीज़ 500 मिलियन। कितने का प्लांट लिया है? 500 मिलियन का। किस तारीख पे? 1 जुलाई 2010 को। लाइफ उसकी 10 साल है और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। STML uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment and accounts for revaluation on net replacement value method। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको 1000 दफा क्या अगर उसने नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड लिख दिया तो आपको रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो शो करना पड़ेगा। क्या? जो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपको शो करना पड़ेगा। जो इसकी डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन हमें गिवन है, 1 जुलाई को ये हो गई, अगले साल ये हो गई, उससे अगले साल ये हो गई। हमने इसकी जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। सवाल को रीड कर रहे हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जी चूँकि हमने इसकी क्या करनी है, हमने इसकी जनरल एंट्रीज वगैरह पास करनी है, तो देखते हैं। हमने प्लान लिया था 1 जुलाई 2010 को 500 मिलियन का। तो जिस दिन हमने प्लान लिया 1 जुलाई 2010 को 500 मिलियन का, प्लांट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यदि हमने प्लांट जो है वो क्या कर लिया है? परचेज कर लिया। अब उसने हमें उसकी लाइफ गिवन किया 10 साल, तो इसकी हम डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लेंगे। 500 डिवाइडेड बाय 10 किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। तो सेकंड एंट्री जो है वो हम इसकी पास कर रहे होंगे। अब 1 साल के बाद वो क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन, और कितना बढ़ चला गया? बढ़ के 575 मिलियन का। अब जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो करनी पड़ेगी, बिकॉज उसने हमें मेथड बता दिया है दैट वी हैव टू यूज नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड के तहत हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? रिवर्सल। तो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी और प्लांट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब प्लांट को क्रेडिट करने का मतलब क्या है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50, उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवा दी, रिमेनिंग हमारे पास बुक वैल्यू क्या बची? 450। अब उसने कहा कि हमने रीवैल्यू किया और बड़े कितनी हो गई है? 575 मिलियन हो गई है। तो 450 से इंक्रीज हो कितनी हो गई है? 575 हो गई है। कितने का इंक्रीज आया है? 125 का इंक्रीज जो है वो इसमें आया है। तो क्या करेंगे? 125 से मेरा प्लांट जो है डेबिट हो जाएगा और 125 से रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो रहा होगा। अब हमारे पास आ गया ईयर एंड। ईयर एंड पे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास प्लांट है 575 का, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 9 साल। तो अगर हम 575 को डिवाइड करेंगे 9 पे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट विल बी 63.89 या 63.9 मिलियन जो है ये बन जाएगी डेप्रिसिएशन, जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हमारी पास हो गई। उसके बाद हमें एंड पे करनी पड़ती है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट। अब ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। देखें, जब कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ था तब मेरी डेप्रिसिएशन कितनी थी? 50। अब कितनी आ गई? 63.9। कितने का इजाफा आया है? 13.9 का। तो 13.9 से रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग जो है वो मेरी क्या हो रही होगी? क्रेडिट हो रही होगी। और अदर वे में हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास सरप्लस कितना मौजूद था? 125 का। इस सरप्लस को अगर आप रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास जवाब 13.9 ही आएगा। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं? ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास सरप्लस मौजूद था 125 का, मैंने इस साल इसमें से 13.9 की अमाउंट जो है रियलाइज करवा दी है। तो 125 माइनस 13.9 करूँ तो 111.1 इतना सरप्लस जो है वो मेरे पास क्या है? अब अवेलेबल है, मौजूद है। अगले साल गए हैं तो दोबारा वो रिवैल्यू किया, कितने का हो गया? 390 का हो गया। ठीक है, हम निकाल लेंगे। अब दोबारा रिवैल्यू हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगी और प्लांट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब मैंने इसको रिकॉर्ड किया था कितने का? 575 का। 63.9 से मैंने उसको डेप्रिशिएट किया था और 575 माइनस 63.9 करूँगा तो मेरे पास आज की जो कैरिंग वैल्यू बनेगी वो 511.1 बनेगी। कितनी बनेगी? 511.1। अब वो कितने का हो गया? 390 का। यहाँ से कम होगा, कितने का हो गया है? 390 का। तो कितने का लॉस हुआ? कंपेयर करें, 121.1 का लॉस जो है वो हमें क्या हुआ है? प्लांट से हुआ। तो प्लांट का अकाउंट जो है वो हम 121.11 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट हो गया। अब किसको चार्ज होगा? सरप्लस को। मेरे पास सरप्लस कितना मौजूद है? 111.1। लॉस कितना हुआ? 121 का। तो जितना मेरे पास सरप्लस मौजूद था वो सारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब 111.1 का लॉस एडजस्ट करने के बाद स्टिल 10 का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया। जो 10 का लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा, जो हम सारा पढ़ के आ चुके हुए हैं। तो सरप्लस भी सारा खत्म हो गया और लॉस भी कहाँ चला गया? हमारा इसका पार्ट बन गया।
अब ईयर एंड आ जाएगा, ईयर एंड पे हम उसको दोबारा डेप्रिशिएट करेंगे। अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 390, अब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है 8 ईयर्स। तो 390 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा 48.75, ये हो जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो हमने क्या कर ली रिकॉर्ड कर ली 48.75। अब हम आगे गए हैं 2013 में दोबारा हमने रिवैल्यूएशन की है, प्लांट को रीवैल्यू किया और उसकी रीवैल्यू अमाउंट कितनी आई है 380 मिलियन आई है। अब दोबारा कर लेते हैं। अब प्लांट मेरा था 390 का, इसमें से 48.75 की डेप्रिसिएशन लेस करवाई तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी -390, ये बनेगी 341.25, कितनी बनेगी 341.25 की। अब कितने का हो गया 380 का हो गया बढ़ के, कितने का 380 का। तो कितना सरप्लस आएगा 380 - 341.25 38.75। ये क्या है 38.75 का हमारा इजाफा हो रहा है, ये इजाफा है। तो अगर हमने क्या करनी है पहले एंट्री पास करनी है, वो है रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारी डेबिट हो जाएगी और प्लांट अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो रहा होगा क्रेडिट हो रहा होगा। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो तो हम ये पास करेंगे। अब हमें पता है प्लांट में इजाफा हो रहा है 38.75 का, तो प्लांट का अकाउंट हमारा 38.75 से इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें यह करना है, हमें सबसे पहले जो ये प्रीवियस लॉस हुआ था उसको एडजस्ट करना है। अब देखें मुझे इस प्लांट पे लॉस हुआ था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना था वो कितना था 10 का, और मुझे जो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला है उसको देखें। अगर प्लांट कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी होनी थी 50। लास्ट टाइम लॉस हुआ तो मेरे पास उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी 48.75 आई, तो कितना मुझे कम डेप्रिशिएट करना पड़ा, दैट वाज 50 - 48.75 1.25। तो 1.25 से मैंने कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की। अब इस प्लांट पे मुझे लॉस तो था 10 का हुआ था, लेकिन डेप्रिसिएशन पे मुझे जो बेनिफिट हुआ कम डेप्रिशिएट करने पे वो 1.25 का हुआ। तो नेट लॉस की बात करूं 10 - 1.25, तो जो मुझे इस प्लांट पे नेट लॉस जो पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कितना है 8.75। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 8.75 को क्या करेंगे रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे हम सबसे पहले इस 8.75 को रिवर्स करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया वो कहाँ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस में, वो हम 30 जो है यहाँ पर चार्ज कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? ये सिर्फ दिस इज द ओनली एंट्री जहां बच्चा गलती करता है, उसको बस ये निकालना होता है कि नेट लॉस कितना था। आपने हमेशा क्या करना होता है नेट लॉस निकालना होता है कितना। तो नेट लॉस क्या होता है कि जितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस चार्ज किया था वो, उसमें जितनी डेप्रिसिएशन की सेविंग हुई है वो एडजस्ट करेंगे, नेट लॉस है इसको आप रिवर्स करेंगे, बाकी आपका आ जाएगा। अब अगर प्लांट कितने का है, अब आपका प्लांट जो है वो 380 का है। कितने का है 380 का है। और हाँ 380 का 3 साल चल चुका हुआ है। अब इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन, दैट इज 54.29 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। एंड सेम कोर्स मेरे पास सरप्लस कितना मौजूद है 30 का मौजूद है, 30 का भी 7 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये क्या बनती है आपकी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है बन रही होती है। तो ये सवाल था हमारा जिसमें हमने क्या करनी थी बेसिक जनरल एंट्रीज जो है वो पास करनी होती है। इज दैट क्लियर? चलिए सवाल देखते हैं। कहते हैं जी प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 एंड 2015। PKR Enterprises was incorporated on 1st July 2012. Okay. The company depreciates its PPE on straight line basis over their useful life. Okay. It uses revaluation model for subsequent measurement of property, plant and equipment and has a policy of revaluing these after every 2 years. पॉलिसी क्या है, हर 2 साल बाद हम क्या करेंगे रिवैल्यू करेंगे। 12 में लिया 14 में होगा, 14 में लिया फिर 16 में होगा, 16 में फिर उसके बाद 18 में होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, एसेट्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, वेयर हाउस है। ओपनिंग कॉस्ट जो है 1 जुलाई 2013 को 1 साल के बाद कॉस्ट है 6000, WDV है 5500, तो आप उसके डेप्रिसिएशन और लाइफ जो है वो निकाल सकते हैं। बिल्डिंग है हमारे पास 4400, WDV है 3960, लाइफ हमें गिवन है 12 साल, ओरिजिनल हेड एक्विजिशन 10 साल और 10 साल। वेयर हाउस की कॉस्ट है ये और ये है इसकी डेप्रिसिएशन, इसने हमें यहाँ पर गिवन कर दी है। फिर कहता है जी वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय प्रोफेशनल वैल्यू ऑन 30 जून 2014, उसने हमें गिवन की है। वैल्यूज कितनी है 5750, 3320, 3350। रिवाइज लाइफ है ड्यूरिंग द ईयर 8 साल, इसकी है 9 साल और इसकी है 8 साल। ड्यूरिंग द ईयर देयर वर नो एडिशन और डिलीशन इन द अबव एसेट, कोई एक्सचेंज वगैरह कुछ नहीं हुआ। और मैक्सिमम सरप्लस जो है वो हमने क्या करना है रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना होता है। ये सवाल है, इसको दफ़ा देखें फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी इसको हम वन बाय वन चलते हैं। अब इसकी 3 अप्रोचेस सॉल्व करने की, या तो आप इसको ऑफिस बाय एसेट पे एसेट अप्रोच कर सकते हैं,
यहाँ आप इसको कंबाइन भी लेके चल सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। फॉर एग्जांपल हम पहले बात करते हैं ऑफिस बिल्डिंग की। ऑफिस बिल्डिंग की पहले हम बात करें और हम निकाल रहे हैं 2014 पे, इसके लिए निकाल रहे हैं 2014 के लिए। तो डाटा आएगा हमारे पास, दैट विल बी ऑन 30 जून 2014। 30 जून 2014 को सबसे पहले हम डेप्रिशिएट करेंगे इस एसेट को। इसकी कॉस्ट क्या थी, 6000 जी, कॉस्ट हमारे पास थी 6000। लाइफ है 12 साल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 6000 डिवाइड बाय 12, 500 आ जाएगी। 500 से मेरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और 500 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डेबिट आ गया, ये मेरे पास क्रेडिट आ गया। तो पहली एंट्री जो है वो तो हम ये पास कर रहे होंगे 31 जून 2014 को हमने यहाँ पे सीखी है, ठीक है। उसके बाद इसी डेट के ऊपर रिवैल्यूएशन हुई है, वो कितने की होगी है, 5750 की होगी है। तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, अब 30 जून को रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखिए 500 इस साल की है, 500 पिछले साल की है, तो 2 सालों की डेप्रिसिएशन है, तो हम कर लेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगी हमारी। और चूंकि हमारे पास ये ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग का अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1000 से। जब मैंने ये वाली एंट्री पास की तो मेरा एसेट कितने का था, मेरा एसेट था 6000 का, उसमें से 1000 जो है हमारा लेस हो गया। अब उसकी बुक वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5000 है। ये एसेट की बुक वैल्यू बचती है 30 जून 2014 को। इतने का हो गया, 5750 का हो गया। इतने का हो गया, 5750 का हो गया। इंक्रीज आया, इंक्रीज आया, हम एंट्री पास करते हैं इंक्रीज की। 30 जून 2014 को हमारा बिल्डिंग अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 750 से, और मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट हो गया 750 से। जैसा कि अगर हम देखते हैं तो पहले देखें रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की, फिर रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ पे जो है उसने क्या कर दिया, उसने गेन निकाल दिया कि इतना गेन जो है वो क्या हुआ है, हमारा आया है, ठीक है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एंट्री फर्स्ट एंट्री क्लियर है। अब हमारे पास है अगला साल, पहला साल तो हमारे पास खत्म हो गया 30 जून 2014 पे। अब आएगा मेरे पास 30 जून 2015। मैंने करना है इसको डेप्रिशिएट, क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो उसने कहा है कि मुझे रिवाइज लाइफ कितनी है मेरे पास रिवाइज लाइफ जो है वो 8 ईयर्स। कितनी है मेरे पास रिवाइज लाइफ, 8 ईयर्स। तो हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू आई थी 5750। इसको हमने डिवाइड करना है 8 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, दैट इज 718.75 है, तो मैं इसको 719 कर रहा हूँ। 100 मिलियन है, वैसे इन मिलियंस है, तो मैं इसको 7.8.75 ही कर सकता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज भी 718.75। तो ये मेरी क्या बनती है, डेप्रिसिएशन जो है वो बन रही होती है। इज दैट क्लियर? तो जैसे इसने यहाँ लिखा हुआ राउंड ऑफ करके 719, इससे कम्बाइंड एंट्री के हम अलग अलग कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया, हमने इसको 718.75 टू बी वेरी एग्जैक्ट जो है तो हमने क्या कर लिया, लेके चले गए। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ तो यहाँ पे लाइफ चेंज हुई है और लाइफ पे हमने चेंज इन एस्टिमेट लगाना होता है। अब चेंज इन एस्टिमेट पे है, अगर देखते हैं हमारे पास कि अगर ये एसेट कभी भी वो ना होता, यही वैल्यू ना होता और 6000 लाइफ होती और इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो बननी थी हमारी कोई अगर हम 8 साल में डिवाइड करते 750 बननी थी, ठीक है। अब इसकी डेप्रिसिएशन बनी है हमारी 718.5। अब इस तरह का सवाल आता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालने पे। अब उसको नहीं पता कि जी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट की वो 500 थी, अब 718.75 आ रही है। देखिए क्यों, बिकॉज लाइफ यहाँ पे रिवाइज हो गई है। अगर लाइफ रिवाइज ना हुई होती ना, अगर ये लाइफ की इस सवाल में ये रिवीजन ना हुई होती तो मेरे पास बड़ा आसान था कि मैं उसको रिमेनिंग इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ से कंपेयर कर पाया था। लेकिन अब जहाँ पे रिवाइज लाइफ हो गया तो मुझे रिवाइज लाइफ पे डिवाइड करना है, मैंने उसको यहाँ पे रिवाइज लाइफ पे डिवाइड करना है। तो अब सरप्लस निकालने के लिए भी जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था, मैंने क्या करना है, उस सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देना है। तो 750 डिवाइडेड बाय 8 तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये सरप्लस डेबिट हो जाएगा और रिटेन अर्निंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो 750 डिवाइड बाय 8 करेंगे 93.75 आएगा। 93.75 से ये मेरा सरप्लस जो है डेबिट हो जाएगा और 93.75 से रिटेन अर्निंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो पहले एसेट की जो हमारी एडजस्टमेंट्स और एंट्रीज जो है वो ये पास होती हैं ऑफिस बिल्डिंग की। ये क्लियर है?
उसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्री बिल्डिंग की। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग की। फैक्ट्री बिल्डिंग हमने ली थी 4400 की और उसकी लाइफ थी 10 साल। तो 31 जून 2014 पे हम इसकी एंट्री करेंगे। 30 जून 2014 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारा डेबिट होना चाहिए। या लाइफ थी 4400, तो 4400 को डिवाइड किया हमने 10 के ऊपर, क्या आंसर आया 440। 440 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और 440 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहले तो एंट्री हम ये पास करेंगे। अब हमने करना है रीवैल्यूएशन और वो हो गई है 3320 के ऊपर। वो कहाँ हो गई है 3330 पे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी डेबिट हो जाएगी। 440 1 साल की है तो 2 साल के बाद हम करें ना, और 880 आएगी। 880 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा। और फैक्ट्री बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, 880 से क्रेडिट हो जाएगी। सेकंड एंट्री के पास हो जाएगी। अब कितने ली थी 4400 की, 4400 की मैंने ये ली थी 4400 की। इसमें से डिवाइड किया मैंने 880। मेरे पास क्या जवाब बचा, 4400 माइनस 88 3520। मेरी बुक वैल्यू कितनी बनती है इसकी, 3520 बनती है। हमने रीवैल्यूएशन किया, अब वो कितने की हो गई है, 3320 की। हमने रीवैल्यू किया कितने की हो गई है, 3320 की हो गई है। तो 3520 माइनस 3320 आंसर क्या आएगा 200। 200 से वैल्यू में कमी आ रही है तो दैट विल बी अ लॉस। तो हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे 30 जून 2014 को। फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। कितने से, 200 से, बिकॉज ये लॉस है। और मेरा ये कहाँ जाएगा, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज इसके ऊपर तो सरप्लस वगैरह मौजूद नहीं है तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। दैट विल बी अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो हमने यहाँ पे पास कर ली। फिर लाइफ इसकी चेंज हो गई है, रिमेनिंग लाइफ इसकी 9 साल है। अब हमने से क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो अगला सवाल आएगा आफ्टर रिवैल्यूएशन 30 जून 2015 आया। अब मेरे पास इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट वो होगा जी 3320। इसको डिवाइड करेंगे हम रिमेनिंग लाइफ से, वो कितनी है 9 से। और हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज रिमेनिंग लाइफ हमारे पास यही है। तो 3320 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो सॉरी 3320 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये 368.9 आएगी। मैं इसको लिखा तो 368.9 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। 368.9 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये फैक्ट्री बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन जो है आ रही है। अब लॉस की तो हम एडजस्टमेंट यही करते हैं, यहाँ तक ही होगी, ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब तीसरा है मेरे पास वेयर हाउस। तीसरा है मेरे पास वेयर हाउस, उसको भी कर लेते हैं हम। वेयर हाउस को हम क्या कर लेते हैं, वेयर हाउस को भी यहाँ पर लेके चले जाते हैं। वेयर हाउस हमने लिया था कितने का, 4500 का, और उसकी लाइफ थी 10 साल। डेप्रिसिएशन लेनी है हमने, दैट विल बी ऑन 30 जून 2014। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। वेयर हाउस था हमारे पास, कितने का लिया था हमने, 4500 का। 4500 को हम डिवाइड कर देंगे 10 के ऊपर, तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा 450। 450 से डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, 450 से क्रेडिट हो जाएगी। पहली एडजस्टमेंट तो हमने ये पास करनी है। फिर सेकंड एडजस्टमेंट जो है, अब चूंकि हमने रीवैल्यू करना है तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन हम करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। 2 साल की थी, 450 इंटू अगर हम 2 करेंगे तो 900 आ जाएगी। तो 900 से हमारी क्या हो जाएगी, ये डेबिट हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और मेरे पास क्या है, वेयर हाउस है ये, जी मेरे पास वेयर हाउस है। तो वेयर हाउस अकाउंट जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 900 से क्रेडिट हो जाएगा। इसको मैं 900 से यहाँ पे रिड्यूस कर दूंगा। अब मेरे पास बुक वैल्यू आ गई, 4500 का लिया था, 900 से हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। तो 4500 माइनस 900 कितनी बनेगी इसकी बुक वैल्यू, 3600। क्या बनेगी, 3600 इसकी बुक वैल्यू बनेगी। ये हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमने रीवैल्यू करना है और ये हो गया है कितने का, 3350 का। 3600 से आ गया है कम होके 3350। 3600 माइनस 3350 कितने का लॉस हुआ है, 250 का हमें लॉस हुआ है। तो 30 जून 2014 पे हम क्या करेंगे, वेयर हाउस को हम कम कर देंगे। वेयर हाउस हमारा 250 से क्रेडिट हो जाएगा और क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चार्ज हो जाएगा। अब आने अगला साल, दैट विल बी 30 जून 2015। अब यहाँ पे फिर हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब यहाँ पे है हमारे पास वैल्यू कितनी, 3350। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, सवाल में गिवन है 8 साल है। हम इसको डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, हम इसको डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर, हम इसको डिवाइड कर देंगे। मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 3350 डिवाइडेड बाय 8, 41875।
418.75 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी 418.75 से क्रेडिट हो रही होगी। तो ये सवाल हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है सारा। तो उसने पूछा था तो हम पहले आप बिल्डिंग कर लें, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग कर लें, फिर वेयर हाउस कर लें। दिस इज द सजेस्टेड अप्रोच। देखिए मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम सवाल आ गया मल्टीपल एसेट्स है, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा। तो बेहतर है एक एसेट पकड़ा, सारा तो किया, हमने सॉल्व किया। यही सवाल मैंने आपको स्पट्टिंग में करवाया था, एक एसेट पकड़ा, सारा सॉल्व किया, हमारे पास जवाब आ गया। वैसे इसका सोल्यूशन जो है ये कंसोलिडेटेड है, कंबाइंड सोल्यूशन है। आप ऐसे ही बना सकते हैं अगर आपको इतनी अच्छी ग्रिप है। आप एक न्यू भी हैं, बिगिनर है और आप आईके में पेपर कर रहे हैं, एक एसेट पकड़े, सारा उसको सॉल्व करें, अगला पकड़े सॉल्व करें, अगला पकड़े सॉल्व करें, तब भी आपका 3 एसेट्स के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। जी जनाब, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है तो बताएं। सवाल को रीड करते हैं। 2 रिक्वायरमेंट है इसकी। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ईच एसेट फॉर 2015 टू 2018। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन इन 2018। 2018 में हमने क्या की है, उसकी रीवैल्यूएशन की है, हमने उस 2018 की रीवैल्यूएशन की एंट्रीज भी पास करनी है। ब्रैकेट में उसने बड़ी मजे की बात की है, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर नॉट रिक्वायर्ड। फर्दर एंट्रीज प्रायर टू 2018 आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस 18 में जो रिवैल्यूएशन हुई है मुझे सिर्फ उसकी एंट्री जो है वो क्या करनी है, आपने पास ऑन करके देनी है। सवाल है जी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू पियानो लिमिटेड। प्लांट है, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन है जनवरी 15, कॉस्ट है 500 मिलियन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, प्रेजेंट वैल्यू है 60 मिलियन, मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। रिवैल्यूएशन हुई है 2016 में 31 दिसंबर, 2 साल के बाद। फेयर वैल्यू इतनी हो गई है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है। फिर 18 में हुई है, फेयर वैल्यू ये है, स्क्रैप वैल्यू ये है। इक्विपमेंट लिया, डेट ऑफ एक्विजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई, मतलब 15 के महीने में 6 माह इस्तेमाल हुआ है। कॉस्ट 360, लाइफ 12 साल, स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है, मेथड स्ट्रेट लाइन। फेयर वैल्यू 280 मिलियन है, रेजिडुअल वैल्यू कोई भी नहीं है फर्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद। सेकंड रिवैल्यूएशन के बाद जो फेयर वैल्यू है 275 है और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो नील है। कहता है पीएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ओके, अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन और नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू। जो अकाउंट्स भी हैं वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू की क्या करते हैं, वो बना रहा होता है। So there is no change in the useful life of plant. The remaining useful life of equipment, में प्लांट की लाइफ में कोई चेंज नहीं है, इक्विपमेंट की लाइफ में चेंज आया है। जब हमने इसको पहले रिवैल्यू एस्टिमेट किया था 15 साल हुई थी 2016 में, फिर 10 साल हो गए 2018 में। पीएल ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एनुअल बेसिस, वो ये ट्रांसफर कर रहा होता है। फाइनेंशियल ईयर का 31 दिसंबर, ये सारा कुछ ने हमें गिवन किया है। ये सवाल आप लोगों ने ना घर से करके लेके आने, देखते हैं कौन कैसे करते हैं, कितना सही करते हैं। हम लास्ट एरिया करते हैं और वो है हमारा डिस्क्लोजर का। अच्छा, अगर हम बात करें डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोज? डिस्क्लोज का मतलब होता है देखो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको साथ लॉजिकल भी लेकर चलूँगा, बिकॉज इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आप बनाते हैं SOFP, आप क्या बनाते हैं? SOFP, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये MCQs की बातें बता रहा हूँ तो आप लोगों को ज़रा फोकस किया करें। आप 31 दिसंबर 2024 को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। और आप लिखते हैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस। जस्ट टेक एन एग्जांपल 1.8 मिलियन। ये कहते हैं जी आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस है। फिर साथ आपने लिखा होता है, कंपैरेटिव बनाया होता है पिछले साल का 2023 का, इसमें होता है 1.6 मिलियन। मतलब इस साल का ओपनिंग कितना था? 16 लाख। क्लोजिंग कितना हुआ है? 18 लाख। ये है। फिर आप SOCI बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने लिखा होता है 2024 के लिए, फॉर एग्जांपल 3 लाख। आपने SOCI में लिखा होता है लॉस ऑन डिस्पोजल, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख। आपने लिखा होता है गेन ऑन डिस्पोजल भी, फॉर एग्जांपल 12 लाख, सॉरी 12 लाख, सॉरी 12,000 आपने लिखा होता है। सॉरी ये आपका गेन है, दैट इज़ योर गेन ऑन डिस्पोजल। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा 12,000।
अब आपने देखें ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो जमा करवा दी है, आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो भी क्या कर दी है, सबमिट कर दी है। एसओएफपी भी बता दी है, एसओसीआई जो है वो भी क्या कर दी है, आपने बता दिया कि ये आपकी एसओएफपी है, ये आपकी एसओसीआई है, दोनों आपने क्या कर दी हैं, बता दी हैं। अब जो यूज़र है, मतलब जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा है, उसको आपने तो सिंपल बता दिया 18 लाख के हमारे पास एसेट्स हैं और ये इन एसेट्स के ऊपर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, ये इन एसेट्स के ऊपर हमारे पास ये चीज़ गिवन है, उसने बता दिया। नो थिंग इज़ डैट कि आपने बताना है कि 16 लाख से 18 लाख पे गया कैसे है, चेंजेस कैसे आई हैं, ये डेप्रिसिएशन जो 3 लाख निकाली है कैसे कैलकुलेट की है, ये 1.5 लाख का लॉस कैसे आया है, ये गेन कैसे हुआ है, ये मूवमेंट कैसे हुई है, कि सरप्लस है नहीं है, ये सारा कुछ जो है बताना है। मतलब आपने ये पीपी का बैलेंस लिखा हुआ है, साथ आपने नोट नंबर 1 लिखा हो, जैसे ही वो नोट नंबर 1 पे जाए उसको पता हो हाँ भाई ये बिका है, ये ख़रीदा गया है, ये रीवैल्यूएशन हुआ है अपवर्ड, ये लॉस हुआ है, ये सारा कुछ है। तो उसके पास एक तरतीब होनी चाहिए जहाँ पे उसके हर चीज़ क्या हो रही हो, एक्सप्लेन हो रही हो। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र जो है वो है आपका कौन, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर आपको फ़ोन नहीं करेगा जी अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब बात करें जी, मैं रेहान साहब बात कर रहा हूँ, ठीक है जी बताएं वो हमारे एसेट कहाँ पे कितने के बिके हैं। आप कहें जी मुझे नहीं पता। आपको कोई तजम्मल फ़ोन कर दे जी बताएं जी, तजम्मल बात कर रहा हूँ, बताएं जी मैंने शेयर होल्डर हूँ, मेरे पास कंपनी के पूरे 2 शेयर हैं, मेरा सवाल है मुझे बताएं ये शेयर ये डेप्यूटेशन कैसे आई है। वो जवाब नहीं देगा आपको। जी मैं अरीशा बात कर रही हूँ, मैंने कंपनी के पूरे 4 शेयर्स लिए हुए हैं, तो मुझे बताएं ये गेन और डिस्पोजल कैसे आया। भाई वो नहीं बताएगा आपको, वो आपको आंसरेबल है बट कहाँ पे, ये रिपोर्ट में। जब उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिश कर दी हैं, जब उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी हैं तो उन्होंने हर चीज़ बतानी है ताकि आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है यार डेप्रिसिएशन साथ नोट लिखा हुआ है, वर्किंग यहाँ पे गिवन होगी, पढ़ूंगा समझ आ जाएगी। हर चीज़ जो है एक्सप्लेन करनी है, तो उसके लिए हमने क्या बनाना है, डिस्क्लोजर बनाना होता है। क्या बनाना है, डिस्क्लोजर बनाना होता है। तो डिस्क्लोजर बनाने की ना कुछ जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने सीखनी है। क्या कि IS-16 जो हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, IS-16 कहता है, मैं थोड़ा रीड करूँगा बिकॉज अभी रिसेंट जो अटैम्प्ट का आई है हमारे पास स्प्रिंग 24 की अटैम्प्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, तो इसमें से चीज़ें आती हैं। कुछ जनरल रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, हमें क्या कुछ बताना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले जो है हमारे पास रिमेंबर हर क्लास के लिए, मतलब हमारे पास अगर एसेट्स हैं, हमारे पास सॉरी बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, इक्विपमेंट है, हमें हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना डिस्क्लोजर बना कर देना पड़ेगा। हमें मेजरमेंट बेसिस जो इस्तेमाल हो रही हैं वो बतानी पड़ेगी कि हमने किस क्लास ऑफ आइटम एसेट्स के लिए कॉस्ट मॉडल ऑप्ट किया है, किस क्लास ऑफ एसेट्स के लिए हमने रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट किया है, ये सारा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, विच मॉडल वी आर यूजिंग राइट नाउ, मेथड्स कौन सा यूज़ हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल किया है, WDV मेथड इस्तेमाल किया है, टोटल डीएस मेथड इस्तेमाल किया है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल किया, सारा कुछ बताना पड़ेगा। फिर हमारी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट्स क्या थी, मतलब ओपनिंग कैरिंग अमाउंट क्या थी, ओपनिंग कॉस्ट क्या थी, ओपनिंग डेप्रिसिएशन क्या थी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू क्या थी, फिर क्लोजिंग हमारे पास कैरिंग वैल्यू क्या आई है, हमें इसको रिकंसाइल करना है। हमने बताना है कि इस साल कितनी एडिशन हुई है, इस साल कितना डिस्पोजल हुआ है, इस साल की डेप्रिसिएशन क्या है, इस साल इंक्रीज़ कितना हुआ है, इस साल डिक्रीज़ कितना हुआ है, रीवैल्यूएशन से कितना इजाफा आया है, कितना लॉस हुआ है, ये सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने क्या करनी होती है, फॉलो करनी होती है। इज़ डैट क्लियर। अब देखें हम ना इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, बड़ा मुश्किल पोर्ट्रे किया था कि जी डिस्क्लोजर जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। देखें मैं आपके सामने ना अकाउंट्स बनाता हूँ और ये अकाउंट्स ही हमने बताने हैं। देखें हम टी अकाउंट सीखते हैं बनाना, कि ये मेरे पास टी अकाउंट्स हैं जिसे हम लेजर्स कहते हैं। हमने क्या करना है, बेसिकली इन लेजर्स को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। हम एक प्रॉपर लेजर अकाउंट बनाते हैं, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि मुश्किल है कि नहीं। पहले हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है। हम कॉस्ट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, हम बना रहे होंगे। इसका मतलब कॉस्ट अलग आएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो अलग आएगी।
पहले हम लेते हैं कॉस्ट के ऊपर, फिर आएगा हमारे पास ब्रॉट डाउन वैल्यू, फिर आएगा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस, ये आएगा मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। फिर जो मैंने न्यू परचेजेस की होंगी, ये जो मेरे पास एडिशंस होंगी, ये एडिशंस लिखी होंगी मैंने। यहाँ पे जो डिस्पोजल होगी वो मैंने डिस्पोजल्स जो हैं वो लिखा होगा। फिर जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा वो मैंने यहाँ पे लिखा होगा। जो मेरे पास रीवैल्यूएशन लॉस होगा वो यहाँ पे आएगा। जो मेरा कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से कंप्लीट होके आया है वो इधर आएगा। जो मेरा ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़, वो यहाँ पे जाएगा। जो मेरा ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा वो मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे लिखा होगा। मतलब एक प्रॉपर जो टी अकाउंट मैक्सिमम हमारा यही है कि ये ख़रीदा है, ये बेचा है, ये मेरा वर्किंग प्रोसेस है, ये मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या है, ये सारा कुछ मेंशन होगा। यही है हमारे पास टी अकाउंट। अब इसी के साथ हम क्या बना रहे होते हैं, पैरेलली हम इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे होते हैं। इस पे मेरे पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन होगी, इतनी है। मेरे पास क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है वो गिवन होगा। फिर मेरे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, जिसमें जो एडिशंस होंगी, जो ख़रीदे गएंगे, मैंने उनकी लेनी होगी। डेप्रिसिएशन कितनी है? जो डिस्पोजल होगा, हम बड़ा तफसील में पढ़ के आए हैं, डिस्पोजल की डेट ऑफ डिस्पोजल तक डेप्रिसिएशन कितनी होगी। फिर जो हमने यहाँ पे रिमेनिंग एसेट्स होंगे, जो पूरा साल हमारे पास मौजूद रहे थे, हम उनको भी जमा करेंगे, तो मेरे पास जो है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। फिर जो एसेट मेरा डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, जो डिस्पोजल आ जाएगा, वो भी मैंने क्या किया होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा। तो ये दो अकाउंट बनते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी मार्कर की इंक चेंज कर रहा हूँ। हम जब रीवैल्यूएशन पढ़ के आए थे, तो हमने देखा था वहाँ पे हमें ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ती है। वो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफ़र था रीवैल्यूएशन के लिए, वो भी तो हम पढ़ के आए थे कि वो क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास आ जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हम किसके लिए करते हैं? रीवैल्यूएशन पर्पस के लिए। एंट्री क्या पास पढ़ते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और प्लांट का अकाउंट क्या होता था? क्रेडिट। वो हो गया। और यहाँ पे मेरे पास प्लांट का अकाउंट जो है वो क्या हो रहा होगा किसके लिए कर रहे हैं हम? ये हम रीवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं। तो ये हम एंट्रीज पढ़ के आए हैं। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम अगर टी अकाउंट बना रहा हूँ मैं किसी एसेट का कॉस्ट मॉडल के ऊपर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर, ये सारा कुछ आएगा, सारा कुछ यही बीच में शामिल होगा ना। अब इसी अकाउंट को, ये जो आपने टी अकाउंट देख रहे हैं, इसको ज़रा अपनी आंखों में ऑब्जॉर्व करें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, और इसको हम कंपेयर करते हैं। जब हम डिस्क्लोजर बना रहे होते हैं तो सर ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इसका बिल्कुल रेप्लिका ये होता है। ये जो हमने बनाया, हमने इसको क्या करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में। ये अकाउंट की फॉर्म में है, ये हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट की फॉर्म के ऊपर। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ब्लॉक आ रहा है ना, ये वाला, दिस इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज़ फॉर द कॉस्ट ऑफ एसेट। देखो ओपनिंग बैलेंस थी एसेट का, गिवन था, हम यहाँ पर लिखेंगे जी कॉस्ट या बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। एडिशन जो हमने की है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन ऐड कर देंगे। जो मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस वगैरह आएगा वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जो डिस्पोजल वगैरह आएगा, अब डिस्पोजल लेस होना है, हम क्या करेंगे, डिस्पोजल यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। उसके अलावा अगर कोई कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से मूवमेंट हुई है, हम वो इस कॉस्ट में ऐड कर देंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठ के इसमें एसेट आया है, वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई इसमें से रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है, हम वो क्या कर देंगे, इसमें से लेस करवा देंगे। इवन ये जो हमने डेप्रिसिएशन वगैरह पास आउट की है, इसकी हम रिवर्स एंट्रीज जो हैं वो भी क्या कर देंगे, यहाँ पर कर रहे होंगे। तो देखें, आप सिंपल देखें, ये जो टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट जो हमारा है, इस टी अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट में लिख रहे हैं। जो चीज़ डेबिट साइड्स पे आ रही है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं, जो चीज़ ऑन क्रेडिट साइड आ रही है वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेस। तो आपको नज़र आ रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं,
हमारे पास जो ये टी अकाउंट बनाया था इसको हम किस में लिख रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। सिमिलरली अब ये जो डेप्रिसिएशन का अकाउंट हमने बनाया है ये आपके पास आ गई जी, डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ब्रॉट डाउन बैलेंस, डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी आप लिख लेंगे जी, ये आपके पास क्या आ गई एट द एंड ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो आपने कैलकुलेट की होगी इस साल की डेप्रिसिएशन वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे। अब देखें ये वाली डेप्रिसिएशन वो है जो आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो रीवैल्यूएशन के लिए आपने प्लांट को ट्रांसफ़र की थी, जो प्लांट को ट्रांसफ़र की थी वो अब यहाँ पे लेस करवाएंगे। अब ये क्यों लेस करवाएंगे, अगर पेपर में उसने लिख दिया है कि आप नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल आपका होगा आपने ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे शो करना है, आप यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद कोई इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह हो जाता है वो यहाँ पे लेस होगा। डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखेंगे इधर आ रही होती है, वो भी आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास एक्यूमुलेटेड बैलेंस का ईयर एंड के ऊपर बैलेंस जो है वो आ जाएगा, इतना बनता है। तो देखें यही टी अकाउंट है, इसको हमने क्या करना है यहाँ पे ला के रेप्लीकेट कर देना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना है, कोई एडिशन कोई डिलीशन कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखें ध्यान से देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, अगर मैं ओपनिंग ब्रॉट डाउन बैलेंस लूं, ठीक है ये आया मेरे पास, इसमें से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस जो है वो मैं लेस करवा दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा जी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू या ओपनिंग WDV एसेट की आ जाएगी। फिर अगर मैं ये क्लोजिंग बैलेंस लूँ, ये वाला जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस में से अगर मैं इस बैलेंस को लेस करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है, तो हमने यहाँ पे यही लिखना है, जब हम इसमें से ये चीज़ लेस करवाएंगे तो आ जाएगी कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसमें से जब ये चीज़ लेस करवाएंगे तो आ जाएगी कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर। ऐसे ही है, अब लिख दिया दिस इज़ द रिकन्सिलिएशन। ये क्या है, जिससे कहते हैं रिकन्सिलिएशन। क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ओपनिंग वैल्यूज़ क्या है, हम बता रहे हैं क्लोजिंग वैल्यूज़ क्या है, ठीक है, हमारी एडिशंस कितनी हुई हैं, हमारी डिलीशंस कितनी हुई हैं, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, इंक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़ कितना हुआ, ये हमने बनाया होता है। इसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल। क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल कहते हैं कि ये मेरा स्केड्यूल है जो बता रहा है कि मेरे एसेट्स में ये सारी मूवमेंट जो है इस तरह से हुई है। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग, दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, वी आर जस्ट रेप्लिकेटिंग दीज टी अकाउंट्स इनटू दिस स्टेटमेंट फॉर्म। इफ़ यू आर गेटिंग दैट अकाउंट देन दैट शुडंट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आपसे मैं टी अकाउंट बनाता हूँ और आपसे बन जाते हैं तो ये भी आपसे बनना चाहिए। आप इसको सिंपल क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं, साथ आप सिर्फ सिंपल बताएंगे मेरी पॉलिसीज़ क्या हैं, कि जी मेरी मेजरमेंट बेस क्या यूज़ हुई है, डेप्रिसिएशन मेथड क्या यूज़ हुआ है, लाइफ क्या यूज़ हुई है, सिर्फ ये बता देंगे क्या कि जी डेप्रिसिएशन रेट क्या इस्तेमाल हुआ है, मेथड क्या इस्तेमाल हुआ है। अगर आप ये बताएंगे तो आपका डिस्क्लोजर नोट जो है वो बन जाएगा। अब सेकंड हमारे पास होता है अकाउंट जो बनाते हैं, अकाउंट बनाने का सेकंड मेथड होता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं WDV बुक वैल्यू मेथड, जिसमें हम बना रहे होते हैं। अब बुक वैल्यू मेथड के ऊपर क्या होता है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते, मतलब ये अकाउंट बनेगा मेरा एसेट का ही, बट ये किसके ऊपर बन रहा होगा, ये मेरा रिटन डाउन वैल्यू पे बन रहा होगा। ये मेरे पास होगा ब्रॉट डाउन, बट ये होगी कैरिंग वैल्यू। क्या होगी कैरिंग वैल्यू, मतलब क्या, जो मेरे पास कॉस्ट होगी उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस की होगी तो मेरे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास होगा ये किसको शो कर रहा होगा, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू को। डन। फिर जो यहाँ पे एडिशन होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये एडिशन जो है वो जो एसेट ख़रीदते हैं वो कॉस्ट के ऊपर आता है। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। जो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट होके हमारे पास एसेट आएगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस लिख रहा हूँ, कंप्लीट हो गया आएगा, और जब मैं जाके आपको बोरोइंग कॉस्ट पढ़ा रहा हूँगा तो बोरोइंग कॉस्ट में मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा कि यार ऐसे होना था।
फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो इसमें होगा। फिर जो डिस्पोजल होगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसको नोट करना है आपने, कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे शो कर रहे होंगे। फिर जो ट्रांसफ़र फ्रॉम आईपी होगा, ट्रांसफ़र टू आईपी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा वो आएगा। और फिर इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता, इसमें जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है फॉर द ईयर, वो हम किसको चार्ज कर देते हैं, वो हम एसेट के अकाउंट को चार्ज कर देते हैं। इसकी अगर वर्किंग की बनाऊँ तो इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन कौन कौन सी आई होगी, क्योंकि हमने फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन इसमें चार्ज करनी है। जो एडिशन होगी उसकी डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें चार्ज हुई होगी। जो डिस्पोजल है हमारे पास, उसकी टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। और जो मेरे पास रिमेनिंग एसेट फॉर द ऑल ईयर अवेलेबल रहेंगे, उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज की जाएगी। इन सब को जमा करके जो जवाब आया होगा, बिकॉज हम एसेट को बना ही WDV के ऊपर रहे हैं, तो हम किसको चार्ज कर देंगे, हम एसेट अकाउंट को चार्ज कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड मेथड ये है। अब ये रिकमेंडेड नहीं है बट होता है। हम सेकंड अपने एसेट का अकाउंट किसके ऊपर बनाते हैं, WDV के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। किसके ऊपर बनाते हैं, हम WDV के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं। अगर हमारा एसेट WDV के ऊपर बन रहा है और इसका हमने अगर डिस्क्लोजर नोट बनाना हो तो सर कोई मुश्किल ही नहीं है। ये इस टॉपिक को एवी मिथ बनाया हुआ है। देखिए ये टी अकाउंट बन गया, आपके सामने टी अकाउंट है, आपको इस टी अकाउंट की समझ आ रही है कि टी अकाउंट में क्या है क्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखो जो मैंने ये बनाया था डैट वाज ऑन कॉस्ट मॉडल, ये किसके पे बनाया था मैंने बच्चों, देखो ज़रा, डैट वाज ऑन कॉस्ट मॉडल। इसमें कॉस्ट अलग आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग आ रही है, ये हमने लिखा हुआ था। कॉस्ट अलग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास अलग है। यहाँ पे हम एक ही अकाउंट बना रहे हैं और ये बुक वैल्यू बना। अगर बुक वैल्यू पे है तो क्या आएगा, देखो जो आपके पास ओपनिंग कैरिंग अमाउंट होगी, मतलब कॉस्ट, यहाँ पे बात है आपके पास ओपनिंग कॉस्ट होगी, आप ओपनिंग कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। उस पर आपके पास ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी, वो लेस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू। ये देखें, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ओपनिंग कैरिंग वैल्यू जो है आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे क्या करनी है, लिखनी है। अब देखें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहाँ पे लेस होनी है, यहाँ पे क्या करवाऊँगा, लेस करवा रहा हूँगा। फिर एडिशन फॉर द ईयर ये ऐड होना है, वो मैंने क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। रीवैल्यूएशन अगर इंक्रीज़ है, ऐड कम है, वो डिस्पोजल यहाँ पे लेस होगा और ये डिस्पोजल किसके ऊपर आएगा, कैरिंग वैल्यू पे। इम्पेयरमेंट लॉस होगा, लेस होगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, जो हमने यहाँ पे बनाई है। ये आ जाएगी मेरे पास क्लोजिंग वैल्यू, ये मेरे पास आ जाएगी। डन हो गया। फिर हम लिखेंगे कि कैरिंग अमाउंट स्टार्ट साल के शुरू में कितनी थी, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मेरे पास साल में ये थी। फिर मेरे पास क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट कितनी आई है इस साल के एंड पे, वो मैं यहाँ पे जो उठाऊँगा यहाँ पे लिख दूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा जी ओपनिंग ये थी, क्लोजिंग ये थी। फिर लिखूँगा रेट क्या था और डेप्रिसिएशन मेथड क्या था, तो मेरे पास ये भी एसेट स्केड्यूल बन जाएगा, ये रिकन्सिलेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये रिकन्सिलेशन जो है बना रहे हैं। अब सारा कुछ वही है कि मैंने लिखा थी ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, वो लिखा, एडिशन कितनी हुई है, डिस्पोजल कितना हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, सारा कुछ जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। डन, ये स्केड्यूल बन गया। अब साथ पॉलिसीज़ ये हैं, ये साथ मैंने अंग्रेज़ी में बयान करनी है। ये क्या करनी है, अंग्रेज़ी में। देखो यहाँ पे साथ एक टेबल बनेगा जी, मेजरमेंट बेस क्या इस्तेमाल हुई है जी, लैंड के लिए रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन, प्लांट के लिए रिवैल्यूएशन, व्हीकल्स के लिए कॉस्ट हुई है, फिजिकली ये कॉस्ट हुई है, मेजरमेंट बेस आ गई। लाइफ क्या थी जी, लैंड डेप्रिशिएट होता ही नहीं है, बिल्डिंग की लाइफ 30 साल है, प्लांट के 10 साल है, व्हीकल 25% के ऊपर डेप्रिशिएट हो रही है, फर्नीचर 15% पर डेप्रिशिएट हो रहा है। मेथड क्या है, लैंड कोई मेथड नहीं है, इसको हम स्टेटमेंट पर लेके जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट पे आ रहा है, ये WDV पे आ रहा है, ये WDV पे आ रहा है। तो वी आर लाइक मेकिंग द स्केड्यूल। इस टी अकाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, मतलब इस स्केड्यूल में, रिटर्न फॉर्म में। सार बेसिक लिखेंगे भाईजान, ये चीज़ ऐड होनी है, ये चीज़ लेस हुई है, ये बताएंगे अंग्रेजी में, और ये लाइफ क्या है, पॉलिसी क्या है, रेट क्या है, ये सारा कुछ बयान जब कर देंगे तो इससे कहते हैं डिस्क्लोजर नोट।
ये हमारा क्या है, जब हम स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये डिस्क्लोजर नोट है, ये जो है ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये वाली, ये चीज़ हम यहाँ भी बनाएंगे, जगह नहीं थी, ये चीज़ इसके जो हम गिवन कर देंगे कि जी लैंड की पॉलिसी ये थी, बिल्डिंग की पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, इसकी पॉलिसी ये थी, ये इनके रेट थे, इसके मुताबिक हम इसे क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर डिस्क्लोजर नोट। अब ये हमने बनाना है, दिस इज़ कंपल्सरी, हर क्वेश्चन में ये तो बनना है, हर क्वेश्चन में इस वक्त जो अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं बनना है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि हमने बुक वैल्यू पे बनाना है या हमें कैसे पता हमने कॉस्ट पे बनाना है। सिंपल सी बात है, अगर साइलेंट है तो आपने ये बनाना है, कॉस्ट वाले पे लेके चलना है, या अगर सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपने इस वे में लेके चलना है। ये अगर वो खुद कहते WDV पे बनाना है फिर हम बनाएंगे, अदरवाइज़ हम ये नहीं बना रहे, तो ये पॉसिबल है, रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें साथ कुछ और चीज़ें भी बयान करनी पड़ती हैं, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या, अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम बताएंगे। अब वो क्या है, दीज मस्ट बी लाइक थ्योरेटिकली आपने इनको याद रखना है, ये चीज़ें आपने थ्योरेटिकली याद रखनी है। क्या कि एंटिटी को मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज। अब देखो, ध्यान से देखो ज़रा, मैंने साल के शुरू में कहा भाई ये मेरे पास कॉस्ट है, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन लिख दी, साथ मैंने अपना ये टेबल बना दिया। अब इस टेबल पे लिखा हुआ है कि साल के शुरू में ये कॉस्ट थी, ये ऐड किया, ये लेस किया, ये रीवैल्यू हुआ, ये अपवर्ड गया, डाउनवर्ड गया, कॉस्ट की मूवमेंट आ गई, डेप्रिसिएशन की मूवमेंट आ गई, कैरिंग अमाउंट आ गई, रेट आ गया, सब कुछ आ गया। जब बंदा जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है, जब उसे नोट 1 पे जाकर देखा, जी नोट 1 कहाँ पे, इस पेज पे, ये पेज पे गया, पढ़ा, तो क्या उसको हर चीज़ का जवाब नहीं मिल जाएगा? जो उसका सवाल है, जो रेहान का सवाल था ये कैसे आया, जो सवाल था जम्मुल का था ये कैसे आया, जो सवाल अरीशा का था कैसे आया, तो ये नोट पढ़ के जो हमने बनाया होगा, हर बंदे को उसको उसका जवाब मिल जाएगा ना। अब इन लोगों को कंपनी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, भाई 10 लॉस क्यों आया, भाई एंज आया है, ये हमने बताया हुआ है, दिस इज़ द वे। ये सारा कुछ हमें क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है। क्या कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है। अब लेकिन इसके साथ साथ हमें चंद चीज़ें और भी बतानी पड़ेंगी अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको आपने प्लेज करवाया हुआ है, मतलब गिरवी रखवाया हुआ है, कितने अमाउंट का गिरवी रखवाया हुआ है, क्या उसकी नेचर है, क्या एग्जिस्टेंस है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो आपने बताना होगा कि जी फलानी बिल्डिंग जो है गिरवी रखवाई हुई है, इतने का लोन लिया, इतना इंटरेस्ट पे करें, यू हैव टू टेल देम। फिर अमाउंट कितनी खर्च की है आपने कैरिंग अमाउंट में एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। देखें, वो कहता है जी बताएं कितनी अमाउंट जो है आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट में लगी है। देखो, मैंने आपको यहाँ बताया, ये वर्ड आ रहा है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस का, ये सामने लिखा हुआ है, ये है, देख रहे हैं, ओ हाथ नहीं मेरा पहुँच रहा, ये हाँ, ये लिखा है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस। ये जो आप लिख रहे हैं तो आप साथ बताएंगे कि इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने में इतना हमारा खर्चा जो है लगा। फिर कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसके आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि जी ये हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने अरसे बाद मिलेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स हैं वो आपने क्या करनी होंगी, शो करनी होगी। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में जो आपने कोई एसेट डिस्क्लोज नहीं किया या कोई थर्ड पार्टीज वगैरह से आपने कंपनसेशन रिसीव करनी है, कोई लॉस वगैरह हुआ है, उसकी भी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी अगर ये एग्जिस्ट करती हैं। अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो हमें बताने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है अगर हम एसेट रीवैल्यू कर रहे हैं, अगर हम एसेट्स रीवैल्यू कर रहे हैं। अब देखो, ये बनाया आपने कहा रही ये एसेट मेरा रीवैल्यू हो रहा है, अगर रीवैल्यूएशन हो रही है ना, तो जब हम रीवैल्यू करेंगे तो रीवैल्यूड एसेट्स के लिए ये एडिशनल डिस्क्लोजर हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, एडिशनल डिस्क्लोजर, और ये हमारे पेपर का पार्ट है। और ये एडिशनल डिस्क्लोजर का मतलब है हमें ये टेक्स्ट की फॉर्म में, हमें अंग्रेज़ी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और ये सर बड़ा आसान है, सवाल में लिखा होता है छापा मार दो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, लिटरली छापा मारो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अभी हम सवाल पढ़ के आए थे कि जी किस डेट के ऊपर रीवैल्यूएशन हो रही है, ईयर एंड पे लिख दें कि जी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन ये है, जो सवाल में गिवन होगी उसी को लिख दो कि ये हमारी डेट ऑफ रीवैल्यूएशन है। फिर किसने की है रीवैल्यूएशन, जी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर था, ABC फर्म थी, नाम सवाल में गिवन होगा, छापा मार देना, ठीक है। फिर आपने बताना होगा कि अगर हमने कभी भी इस एसेट को रीवैल्यू ना किया होता तो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होनी थी। ये मैं आपको वर्किंग में सिखाया हुआ है।
हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट बतानी होगी कि अगर ये कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होता तो अगर कॉस्ट पे चल रहा होता इसकी आज कैरिंग वैल्यू ये थी। और जो सरप्लस वगैरह होगा, कितना सरप्लस आया आपका रीवैल्यूएशन, क्या उसकी रिटेन अर्निंग की मूवमेंट हुई है, वो आपने मतलब ये आपका सरप्लस आया, इसमें से इतनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हुई, ये आपने बताना होगा। तो ये 4 बातें हम सीख के आए हैं। इसमें से ये बातें जो हैं ये तो सवाल में गिवन है, लिटरली सवाल पढ़ना छापा मारना है कि जी रीवैल्यूएशन वाज डन बाय अलीम एंड को ऑन दैट डे जी 1 जुलाई 2024 को। कॉस्ट क्या होगी, ये कॉस्ट अगर रीवैल्यू ना होता तो ये लिटरली आ जाएगा। और जो एंड पे हम सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ईजी है। और ये अगर पेपर में आएगा तो सर मुफ्त के 3 नंबर हैं, सवाल पढ़ के छापा मारो 3 नंबर मिल जाते हैं। देखो अगर सवाल 20 नंबर का ना और रीवैल्यूएशन है, छपा मारा 3 नंबर यहाँ के मिल गए। ये सवाल पढ़ेंगे सब कुछ लिखा होगा, इसमें सवाल पढ़ के समझ आएगा भाई ये कुछ है, ये लिखोगे 2-3 नंबर इसके मिल जाएंगे। 5 नंबर 4 नंबर सिक्योर करना तो सवाल में से हो जाती हैं, मार्क्स सिक्योर करना मुश्किल नहीं है अगर आप तरीके से करते हैं। तो 4-5 नंबर तो आप बड़े इजीली क्या कर लेंगे, इस सवाल में से सिक्योर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद है एडिशनल डिस्क्लोजर, जो IAS 16 कहता है कि आपको ये भी देने चाहिए ताकि वो फाइनेंशियल यूज़र्स के लिए बेहतर हों जो उसके यूज़र्स हैं। क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइडियल पड़ा जिसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, बता दो जी ये कैरिंग वैल्यू है, ये प्लांट है, ये बिल्डिंग है, इस्तेमाल नहीं पड़ी हुई है, ठीक है। कोई अगर फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है जो बुक्स में होगा बट स्टिल इस्तेमाल हो रहा है, हम रगड़ी जा रहे हैं, तेल निकाल देंगे इसका, बताओ जी। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है जो एक्टिव यूज़ के लिए हमने ख़त्म कर दिया, उसको हमने बेचने के लिए रख दिया है, हेल्ड फॉर डिस्पोजल है, बता दो ये है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताएं जी जिस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हम फिर कॉस्ट मॉडल पर लेके चल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू भी हमने क्या करनी है साथ बता देनी है। अगर उसमें बहुत मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब मैंने लिखा है मेरे पास एक प्लॉट है 50 लाख रुपए का और मैंने कहा मैंने लिखना ही कॉस्ट मॉडल के ऊपर है, उसकी फेयर वैल्यू 4 करोड़ हो गई है, तो मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये डिस्करेज्ड है, ये मतलब इनकरेज्ड है कि ये एडिशनल डिस्क्लोजर जो हैं वो हमें क्या करने होते हैं, गिवन करने होते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स जो हमें क्या करनी है, हमने इसको लेकर चल रहे होना होता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब देखो ये चीज़ आपने अंग्रेज़ी है याद करनी है, ये चीज़ देखो मैं बताता हूँ, ये चीज़ जो है ये याद करने वाली है, ये आपके लिए रीड है, इसमें से बातें याद रखनी है। ये चीज़ सर सवाल में गिवन है, छापा है, ये चीज़ सवाल से पढ़ के आपने क्या कर देना है, छापा मार देना है। और ये वाली चीज़ भी है, ये आपने क्या रखनी है, याद रखनी है स्टैटिकल क्वेश्चंस के लिए। बाकी ये वाला जो डिस्क्लोजर टेबल है ये आपको सवाल में गिवन होगा, क्या कर लेना है, छापा मार लेना है। और ये एसेट स्केड्यूल बनाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है, हमें पता है भाई ये कॉस्ट है, कॉस्ट का अकाउंट यहाँ पर लिख दो, डेप्रिसिएशन है यहाँ पर लिख दो, तो मेरे पास डिस्क्लोजर नोट जो है बन जाएगा, इसमें हर चीज़ बता दी, मेजरमेंट बेसिस क्या है, मेथड क्या है, लाइफ क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, और उनकी रिकंसिलेशन ओपनिंग और क्लोजिंग की सारी हमने यहाँ पे गिवन कर दी। तो दैट्स द एरिया जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि जी कैसे बनाएंगे, हमसे होगा हमसे नहीं होगा। दिस इज़ द वे हाउ वी आर टेकिंग दैट थिंग। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिस्क्लोजर नोट हमने बना सीखना है, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर के साथ इंक्लूजन इन AL फाइनेंशियल स्टेटमेंट के AL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आएगा 31 दिसंबर 2015 को इन अकॉर्डेंस विद द IFRS, जो भी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक। देखते हैं जी, आबिद लिमिटेड यूजेस द रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इट्स प्लांट एंड property and equipment and has a policy of revaluing its asset on an annual basis, uses net replacement value method। ये जो लिखना है आप लोगों ने, इस चीज को आप लोगों ने हाईलाइट रखना है कि हमारा नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। और जहां पे भी आप नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड को देख लेंगे वहां पे आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड रखना है कि आपने रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो शो करना है। क्या जो रिवर्सल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको आप लोगों ने लाजमी क्या करना है, शो करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे आपके मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो मार्क्स लूज नहीं करने, आसान सी चीज़ है। तो देखना है आपने कि नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड का क्या मतलब है और किस तरह हम उसको लेके चल रहे होते हैं। अब सवाल देखते हैं, कहता है जी 4 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन द सेम विसिनिटी ऑन 1 जून 2012।
4 बिल्डिंग है, क्या ली है उसने, सेम ही जगह पे ली है। कब? 1 जनवरी 2012 को। किस कॉस्ट के ऊपर? 300 मिलियन के ऊपर। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वॉज 20 ईयर्स। क्या है? 20 साल। ओके। एयर डेप्रिशिएट बिल्डिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर यूजफुल लाइफ। अपनी बिल्डिंग को यूजफुल लाइफ पे क्या करेगी? डेप्रिशिएट करेगी। The result of revaluation carried out during the last 3 years by Premier Valuation Services and independent firm of valuers are as follow। ये डेट है, वैल्यू, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू गिवन है हमें, 3 डेट्स इन वैल्यू। 30 जून 2015 को वन ऑफ द बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 80 मिलियन। ये इसने हमें क्या कर दिया है? गिवन कर दिया है। हमने 2015 का क्या करना है? हमने बनाना है डिस्क्लोजर नोट। देखिए सवाल पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट में बेशक जर्नल एंट्रीज हो, बेशक नोट हो, बेशक एक्सट्रैक्ट्स हो, आपने जहां पे भी IAS 16 का सवाल आएगा ना, और जहां पे भी आपके पास रीवैल्यूएशन अवेलेबल है, जहां पे भी आप लोगों के पास रीवैल्यूएशन अवेलेबल है, आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये वर्किंग जो है वो बनानी है। एक सवाल पढ़ें, रेफरेंस दें, वर्किंग नंबर 1 शुरू करें। यहाँ डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, कॉस्ट आ जाएगी लिखी हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम इसकी बात करते हैं, इससे पहले इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ वर्किंग को। देखिए ये टेबल है, वर्किंग आपने बनानी है। ये लाइनें जरूरत नहीं है आपको, विदाउट लाइंस जो है वो भी क्या कर सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। अब सवाल को शुरू करें, अभी छोड़ दें 15 का बनाना है, 13 का बनाना है, अभी छोड़ दें। अभी हमसे सवाल पकड़ते हैं, उसका डाटा हमें गिवन किया ना, हम कहानी शुरू करते हैं सारी की सारी उस डाटा की। देखिए डेट है हमारे पास 1 जनवरी 2012, ठीक है। उसने कहा बिल्डिंग परचेज की गई है 300 रुपए की 4 बिल्डिंग्स। हम यहाँ पर लिख लेंगे जी, हमारे पास कॉस्ट जो आई है बिल्डिंग्स की वो कितनी आई है? 300 आई है। अगर रुपीज़ इन मिलियन है तो यहाँ मेंशन करें रुपीज़ इन मिलियन। फिर पहले साल कुछ भी नहीं हुआ, हमारे पास आ गया जी 31 दिसंबर 12, हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। अब लाइफ क्या है? लाइफ क्या है इसकी? 20 ईयर्स। लाइफ क्या है? 20 ईयर्स। 300 डिवाइडेड बाय 20, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? डन। आपके पास इस डेट के ऊपर जो कैरिंग वैल्यू बची, यहाँ जो बुक वैल्यू बची, वो कितनी होगी? 285। डन। और ये 15 लिखा है ना, इस 15 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। आपको पता है कि जब 2012 की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना रहे होंगे तो 15 मिलियन की डेप्रिसिएशन जो है आप इसका पार्ट बना देंगे, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बनाकर बैठे होंगे। क्लियर है ये? अब आप चले 1 जनवरी 2023 को आपने रिवैल्यूएशन की, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 323 आ गई। ये आ गई हमारे पास 1 जनवरी 13। आपने इसकी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की, वो कितनी आ गई है? 323 आ गई है। अब देखें इस वर्किंग का फायदा क्या होगा आपको। आप ईयर एंड पे लिखते हैं, आपकी कैरिंग वैल्यू है 285, आप उसको रीवैल्यू करते हैं, वैल्यू हो गया 323। कितने का इजाफा हुआ है? 285 का एसेट था, कितने में चला गया? 323 का इजाफा हुआ है। ये जो इजाफा हुआ है ये मेरा क्या कहलाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब 38 इसमें ये ऐड हो जाएगा और 38 मेरा कहाँ शो हो जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। याद है वो जो हम एंट्री पास करते थे, एसेट अकाउंट जो है डेबिट होगा, एसेट में इजाफा होगा वो, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा क्रेडिट होगा। तो यही एंट्री पास हुई है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से एसेट अकाउंट में इजाफा आया, इंक्रीज हो गया, और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2013। हमने फिर क्या करनी है? इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। अब मेरे पास फेयर वैल्यू कितनी है? 323। हम हमेशा रिमेनिंग लाइफ पे करते हैं।
जब मेरा अब इस टेबल का फायदा मुझे पता है जी, मैंने ये बिल्डिंग ली, इसकी लाइफ कितनी थी 20 ईयर्स, 1 साल चल गई, 1 साल के बाद रिवैल्यू हुई है, तो अब मेरी रिमेनिंग लाइफ क्या है, 20 - 1 करूंगा, कितनी अवेलेबल होगी 19। तो 323 को जब मैं 19 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 17 मिलियन। और मेरे पास सरप्लस भी तो मौजूद था, सरप्लस को भी हम क्या करेंगे, 38 का सरप्लस था, उसको रिमेनिंग पे डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा, यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आई है, वो 2 की यहाँ पे लेस करवा देंगे और रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देंगे। अगर ये नहीं भी है तो अब यहाँ भी कंपेयर कर सकते हो, जब कभी रीवैल्यू नहीं हुआ था तो ये मेरे पास डेप्रिसिएशन थी, अब चूंकि रीवैल्यू हो गया है तो ये डेप्रिसिएशन है, तो इजाफा कितने का है, 2 का, ये हम क्या करेंगे, सरप्लस में से लेस करवा देंगे। अब लेस करवाने के बाद जो मेरी ईयर एंड के ऊपर कैरिंग वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। सरप्लस मेरे पास मौजूद होगा 36 का, और कैरिंग वैल्यू कितनी अवेलेबल होगी जरा बताएं, 323 माइनस 17, ये बचेगी मेरे पास 306, 31 दिसंबर 2013 पे। फिर आ गया 1 जनवरी 2014, दोबारा हुई रीवैल्यू, हम चले गए यहाँ पे 1 जनवरी 2014। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की तो मेरे पास फेयर वैल्यू आ गई है, वो कितनी है, 252, कितनी, 252। और भाई इस दिन एसेट की रीवैल्यूएशन की थी, कैरिंग वैल्यू रिकॉर्ड की वो कितनी, 306, कितने का हो गया, 252 का, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास रीवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा। कितना लॉस हुआ, 54 का, ये 54 यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब इस टेबल का, इस वर्किंग का सबसे खूबसूरत पहलू क्या है, सबसे हसीन पहलू, सबसे खूबसूरत पहलू क्या है, लॉस आ गया। अब मैं आपको रीवैल्यूएशन लॉस की एंट्री हमेशा समझाता आया हूं कि जब भी रीवैल्यूएशन लॉस होगा, हमारा एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, वो हमने कर दिया। डेबिट क्या होगा, जितना सरप्लस मौजूद होगा वो, जैसे यहां पे कितना सरप्लस मौजूद, 36, सारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। बाकी किसको चार्ज हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो 54 में से 36 मेरा यहाँ पे चार्ज हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 18। ये 18 कहाँ चला जाएगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इज दैट क्लियर। अब मेरे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 14, ईयर एंड आ गया। डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्या है, 252 डिवाइड करेंगे हम किसके ऊपर, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। टोटल लाइफ थी 20 साल, 1 साल यहां चल गया, 1 साल यहां चल गया, अब रिमेनिंग कितनी बची है मेरे पास, 18 ईयर्स। रिमेनिंग कितनी बची है, 18 ईयर्स। 252 को 18 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, वो कितनी बनेगी, 14, कितनी बनेगी, 14। अब मैं इसको यहां पे लेस करूं, अच्छा डेप्रिसिएशन भी एक और चीज, ये वर्किंग में पास होती है, ये जो लॉस है ना, इसको भी लेस कर सकते हैं आप। 18 को डिवाइड किया, रिमेनिंग पे 8 आ गया। अब ये क्यों करवा रहा हूं, बताता हूं आपको। हम ये कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये मेरे पास आ गई है कैरिंग वैल्यू। देखिए स्क्रीन के ऊपर, जब मेरे पास ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन, जब मेरा एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ था तो मेरी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 15 थी। एसेट मेरा